दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज तो सीधी बात राजनीति की, उस राजनीति की जिस राजनीतिक शून्यता को हम लोग लगातार महसूस कर रहे हैं। इस देश के भीतर में राजनीतिक सत्ता ने अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था को हाशिए पर ढकेल दिया है, अगर इस देश की राजनीतिक सत्ता ने इस देश के भीतर में संवैधानिक स्वायत्त संस्थाओं को भी अपने अनुकूल कर लिया है, अगर इस देश की राजनीतिक सत्ता के जरिए यह मैसेज जा रहा है कि संविधान की व्याख्या करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आम लोगों के हक और अधिकारों की रक्षा भी अगर नहीं कर पा रही है, और अगर यह मैसेज जा रहा है इस देश के भीतर में कि राजनीतिक सत्ता ने जिस तरीके से इस देश की अर्थव्यवस्था को संभाला है, उसमें इस देश के भीतर में आर्थिक दिवालियापन की स्थिति आ गई है, जीडीपी नीचे जा रहा है, कोर सेक्टर पूरे तरीके से तबाह हो चला है, बैंकिंग सर्विस तहस नहस हो रही है, और इन सब के बीच अलग अलग तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के सामने अगर संकट है तो वह अपने मुद्दे कैसे उठाएं। और अगर वो मुद्दे उठाते हैं, आंदोलनरत भी होते हैं, और फिर सत्ता इस बात का जिक्र करती है कि आप गलत हैं, आप जिन मुद्दों को उठा रहे हैं वह मुद्दे सही हैं क्योंकि हमने निर्णय लिए हैं और यह निर्णय आप ही के हक में लिए गए हैं, तो फिर आप विरोध क्यों कर रहे हैं, यह राजनीति मत कीजिए। तो फिर इसके मतलब मायने क्या होंगे। दरअसल जिस राजनीतिक स्थिति का हमें लगता है कि आज जिक्र करने की जरूरत है, वो शायद उस पॉलिटिकल वैक्यूम या राजनीतिक शून्यता की एक नई जमीन निर्माण करने की दिशा में क्या हम बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते हैं। शायद आज सबसे अहम मुद्दा इस देश के सामने यही है। और शायद किसान आंदोलन जिस तरीके से पंजाब और हरियाणा से चलते हुए दिल्ली की सीमा तक पहुंचा है, उत्तर प्रदेश के किसान भी आ रहे हैं और उत्तराखंड के किसानों के भीतर भी आक्रोश है, राजस्थान के किसानों के भीतर भी कुछ सवाल हैं, मध्य प्रदेश के किसानों के भीतर भी कुछ सवाल हैं, महाराष्ट्र के किसान और विदर्भ के किसानों के भीतर भी बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों के बीच में इस देश के भीतर में बिखरे हुए मुद्दों को क्या एक जमीन पर लाया जा सकता है, आज का सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल यही है। और उसकी वजह हमें लगता है कि चरणबद्ध तरीके से आज आप समझने की कोशिश कीजिए। शुरुआत हम किसान आंदोलन की परिस्थितियों से ही करेंगे, क्योंकि किसान आंदोलन चलते चलते जब दिल्ली के दरवाजे पर पहुंच गया, तब इस देश के गृह मंत्री ने कहा हम बातचीत करने को तैयार हैं। उससे ठीक पहले कृषि मंत्री ने कहा था 3 नवंबर को बातचीत करेंगे। जब उन्होंने देखा हरियाणा भी क्रॉस करके दिल्ली तक आ गए हैं, किसान सीमा पर पहुंच गए, तो उन्होंने बोला जब चाहिए हम बात करेंगे। लेकिन बात उससे बनी नहीं। तब देश के गृह मंत्री ने कहा आप लोगों के लिए एक जमीन निर्धारित की गई है, वहां चले जाइए और फिर हम आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के बीच में देश के प्रधानमंत्री ने आज मन की बात में इस बात का जिक्र कर दिया कि दरअसल आप लोग भटके हुए हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं वो भटके हुए हैं। उन्होंने जो उदाहरण दिए, शायद इस तरह के उदाहरण भारत के किसानों को लेकर कोई राजनीतिक सत्ता इससे पहले दे नहीं पाई होगी। इस देश की कानून व्यवस्था कितनी लचर है। 3 करोड़ से ज्यादा मामले निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अगर लंबित पड़े हुए हैं, और अदालत के भीतर किसी मामले के जाने का मतलब क्या होता है, और अगर किसान का मामला अदालत तक पहुंच जाए तो किसान की रोजी रोटी कैसे कर्ज में डूबती चली जाती है, यह इस देश में किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन हमें लगता है सबसे पहले जरा समझिए प्रधानमंत्री ने क्या किसान आंदोलन के लेकर। उन्होंने बहुत साफ कहा कि किसानों को 3 दिन के भीतर फसल की कीमत देना जरूरी है। जो भी खरीदेगा, पेमेंट अगर नहीं करेगा तो किसान कंप्लेन कर सकता है, शिकायत कर सकता है, और उस शिकायत को महीने भर के भीतर में सुलझाने का काम उस इलाके के एसडीएम को करना होगा। अब आप कल्पना कर सकते हैं, अगर किसान एमएसपी की लड़ाई लड़ रहा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की लड़ाई लड़ रहा है, और उसके सामने प्रधानमंत्री ने एक दूसरी चादर बिछा दी और कहा कि अगर आपको कीमत नहीं मिलेगी वाजिब जिस पे सौदा हुआ है, तो आप शिकायत कीजिए, 1 महीने में चीजें आपके अनुकूल हो जाएंगी। किसान के घर की परिस्थिति में क्या प्रधानमंत्री ने झांक कर देखा है? खासतौर से तब जब किसान सम्मान निधि इस देश में चलाया जा रहा है। तकरीबन 8.5 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि देने का दावा सरकार कर रही है, साल भर में 6,000 रुपए। और इस देश के भीतर में किसानों की औसत आय 6,500 रुपए है।
यानी ये कल्पना से परे है कि 1 महीने तक किसान अपने पैसे पर न सिर्फ अपने घर को चलाए बल्कि वह शिकायत करने के बाद अदालती चक्कर भी लगाए, एसडीएम के दरवाजे पर भी जाए और उसके बाद उसको कीमत मिल जाएगी। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने कहा। यह पहला राउंड है। दूसरी स्थिति देखिए, उन्होंने एक उदाहरण दिया। धुले का एक किसान है जितेंद्र भौजी, जिन्होंने मक्का की खेती की। अपनी फसल को बेचने का सौदा 3,22,000 में किया। 25,000 रुपए उनको एडवांस मिल गए और देने वाले ने कहा 15 दिन में हम आपको पैसा दे देंगे। उन्होंने 15 दिन में नहीं दिया तो इस किसान ने यानी जितेंद्र भौजी ने शिकायत की और 15 दिन के भीतर उनको अनाज मिल गया। मैसेज क्या है? मैसेज है कि किसान को अपनी उपज की कीमत लेने के लिए अब अदालतों और एसडीएम का चक्कर लगाना होगा। यहां एमएसपी का मुद्दा गायब हो गया, उस एमएसपी का जिसके जरिए किसान सिर्फ इतना जिक्र कर रहा है कि जब बड़े कॉरपोरेट निकल कर आए तो फिर वो एमएसपी की कीमत पे ही ले, कम ज्यादा की जिक्र नहीं है। एमएसपी की कीमत तय कर दीजिए, उसी पर लेंगे। लेकिन अब सवाल पॉलिटिकल शुरू होता है। अगर आंदोलन चल रहा है और उसके बीच में इस देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दो अलग अलग दिशाओं में, एक बातचीत का ऑफर करते हैं और दूसरे स्पष्ट तौर पर कहते हैं प्रधानमंत्री हमने जो किया है सही किया है, तो आंदोलन करने वालों के सामने रास्ता क्या बचेगा? इस देश के भीतर में जितने भी मुद्दे हैं उन छोटे छोटे मुद्दों का हम जिक्र करें, उसके पैरेलल में आज सबसे पहले एक बात समझ लीजिए। इस देश का शिक्षक हो, प्रोफेसर हो, लेक्चरर हो, डॉक्टर हो, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता हो, बेरोजगार युवाओं की लंबी फौज हो, इंडस्ट्री के क्षेत्र में रोजगार अनऑर्गेनाइज सेक्टर को नहीं मिल पा रहा है, उसको रोजगार चाहिए, हर जगह जो मुश्किल है, इस देश के भीतर में एक ऐसी जमीन की जरूरत है जहां पर इस देश के बिखरे हुए मुद्दे एक साथ आ जाएं। तो क्या किसान आंदोलन ने पहली बार इस देश को एक मौका दिया है कि किसान आंदोलन किसी से बातचीत नहीं करेगा। किसान आंदोलन में शामिल लोग उस जगह को एक आंदोलन की जमीन में तब्दील कर देंगे जहां पर वो मौजूद है। वो रामलीला मैदान में मौजूद नहीं है, वो जंतर मंतर पे मौजूद नहीं है, वो सड़क पर है, वह दिल्ली के बॉर्डर पे मौजूद है। तो क्या इस देश के भीतर में जब कोई ऐसी जगह अगर बन जाती है जहां पर जो आए अपनी बातों को कहे और अपने मुद्दों को उठाए और उसके लिए वह सरकार से वहीं पर खड़े होकर कहे आपने ये गलत काम किया है, आपको इसको ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि इस देश के भीतर में संसद का क्या हाल है, यह हम लोगों ने राज्यसभा में जब विधेयक पास हो रहा था, जो एग्रीकल्चर से जुड़ा यही विधेयक था, उसको किस रूप में उस वक्त डिप्टी स्पीकर हरिवंश जी थे, उन्होंने किस रूप में पास करवा लिया, यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। वोटिंग की स्थिति आई नहीं, अगले दिन अखबारों ने उसके मिनट्स तक छाप दिए, बता दिया कि लोग वोटिंग की मांग कर रहे थे। यानी लोकतंत्र के मंदिर के भीतर ही जब लोकतांत्रिक स्थितियां नहीं हैं तो सड़क पे आंदोलन करने वालों के साथ लोकतांत्रिक परिस्थितियां कैसे आ जाएंगी और वो क्यों सोच रहे हैं? इस देश को एक जरूरत है एक ऐसी जमीन की, एक ऐसी राजनीतिक जमीन की जो अभी पॉलिटिकल नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़ी है, लेकिन इस देश के अलग अलग मुद्दों को वह अपने साथ समाहित कर लेगी। क्योंकि किसान के मुद्दे किसानों के बीच में ही दफन हो जाएंगे, मजदूरों के मुद्दे मजदूरों के साथ ही दफन हो जाएंगे, बेरोजगारी के मुद्दे बेरोजगारों के साथ ही खत्म हो जाएंगे। इस देश का हर मुद्दा उस तबके को प्रभावित करेगा, उसको सरकार पर आश्रित बनाएगा, वो अपने इलाके के एमएलए या सांसद की तरफ देखता रहेगा और सिस्टम ही हमारा ऐसा काम करेगा जिसमें वो बार बार उसी दिशा में दिखेगा। तो क्यों नहीं एक पहली बार किसान आंदोलन के जरिए एक मौका किसानों को मिला है और इस देश को मिला है, क्योंकि किसानों की तादाद इस देश में सबसे ज्यादा है। अगर आंकड़ों के लिहाज से अगर आप समझना चाहते हैं तो समझिए, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की जमीन है, सरकार उन्हें किसान सम्मान निधि देती है। इस देश के भीतर में 14 करोड़ किसानों में से 8.5 करोड़ किसान जो हैं, 8 करोड़ 46 लाख जो इसके दायरे में आते हैं, जो सरकार का डाटा है। पंजाब के भीतर में जो किसान रजिस्टर्ड हैं, जो किसान परिवार हैं, उनकी संख्या 22,40,000 है। हरियाणा के किसान लगभग 14,55,000 है। दोनों को मिला दीजिएगा तो 36,95,000 किसान। हम कह रहे हैं 50% किसान ही इसमें से मान लीजिए सीमांत किसान है, प्रभावित हो रहे हैं। वह इस आंदोलन में शरीक हो गए। उस
जमीन पर आ गए, जिस जमीन को इस देश के मुद्दों की जमीन बनाया जा रहा है, लोकतांत्रिक स्थितियों की जमीन बताया जा रहा है, संविधान बना रहे, लागू किया जाए इस देश के भीतर में, उसकी वो जमीन है। यानी मुद्दे यहीं पर उठाए जाएंगे, यहीं से बातें निकलेंगी, और यही इस देश की पार्लियामेंट है और यही इस देश की ग्राम पंचायत है। एक जगह पर जहां पर किसान बैठे हैं, उसी जमीन को अब क्रिएट कर लिया गया आने वाले बरसों बरस तक, जब तक इस देश में परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती हैं तब तक के लिए। अगर इन 36,95,000 जो सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान हैं, अगर इसमें से 15 लाख भी किसान पहुंच जाते हैं जो उस जगह पे मौजूद हैं, उसके बाद आइए जिनकी स्थिति बहुत बुरी है, उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश का किसान, बड़ी नाजुक स्थिति, और यहां की स्थिति सबसे बुरी भी है और सबसे बड़ी तादाद में यहां पर किसान भी है। तकरीबन 3 करोड़ किसान यहां पर रजिस्टर्ड जो सरकार की फाइल में दर्ज है। उत्तर प्रदेश का 1,87,00,000, बिहार का 53 लाख, मध्य प्रदेश का 55 लाख किसान परेशान है। उनके भीतर सवाल है, यहां से भी अगर 10% भी निकल आए, 20 लाख भी किसान निकल कर आ गए। उसके बाद एक तीसरी स्थिति आई है, जो कांग्रेस पॉलिटिक्स करते करते चूक रही है, उसके कौन से राज्य हैं? उसके राज्य हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और झारखंड में भी उसकी सरकार है। अगर महाराष्ट्र के 84 लाख किसान हैं, छत्तीसगढ़ के 18,80,000 किसान हैं, राजस्थान के 52 लाख किसान हैं, झारखंड के 14,36,000 किसान हैं, अगर इन सबको आप मिला दीजिएगा तो तकरीबन 1.25 करोड़ यानी 1,75,00,000, इसके भी 10% किसान मान लीजिए इस आंदोलन वाली जमीन पे मूव कर गए, पहुंच गए वहां पर। इनकी भी तादाद लगभग 17-18 लाख होगी, यह भी पहुंच जाएंगे। इसके बाद आइए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तेलंगाना में मौजूदा वक्त में टीआरएस की सरकार है और वहां की राजनीति ने एक नया मोड़ कैसे लिया है, अब वहां पर चंद्रशेखर राव भी समझ चुके हैं कि किस तरीके से एआईएम को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी की एंट्री एक कट्टर हिंदूवाद के साथ हुई है। दूसरी तरफ एआईएम की मौजूदगी और टीआरएस जो पिछली बार ओवैसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, इस बार एक ऐसे त्रिकोण की परिस्थिति में बीजेपी ने लाके परिस्थिति खड़ी कर दी है कि जो खांटी हिंदुत्व है और हिंदुत्व की उसकी परिभाषा के हिसाब से सोचता है या सहूलियत चाहता है तो वो उसके साथ आ जाए। मुस्लिम उसको नहीं चाहिए, वो सीधे सीधे ओवैसी के साथ चला जाए, टीआरएस की सत्ता डोलने लगेगी। ये पहचान की राजनीति है, ये अंग्रेजों की राजनीति थी जो उन्होंने सेलेक्टिव वे में खड़ी की थी। सेलेक्टिव वे की लड़ाई लड़ते लड़ते उस वक्त कांग्रेस के सामने भी वो सवाल था कि अगर ब्रिटिशर्स के सेलेक्टिव वे से वो लड़ाई लड़ना शुरू करेंगे तो इसी में उलझ कर रह जाएंगे। तो कांग्रेस ने उस दौर में सिविक डेमोक्रेसी का जिक्र किया था। इसका मतलब था ये देश आपका है और इस देश के लिए ही सारी चीजें की जाएंगी, इसके भीतर पहचान की राजनीति नहीं होगी। तो कांग्रेस ने कहा था पहला काम हमारा यह है कि ब्रिटिशर्स को यहां से बाहर भगाना है। यह लड़ाई लड़ी गई, महात्मा गांधी ने इसी रूप में यह लड़ाई लड़ी, सबको एक छतरी के नीचे लाकर खड़ा कर दिया और वो छतरी हिंदुस्तान की छतरी थी। यहां पर लोगों को बांटा जाता है मुद्दों के आश्रय, पहचान के जरिए, और लेप लगाया जाता है राष्ट्रवाद का। यह बीजेपी की अगर राजनीति है, यह राजनीति अगर आप समझ पा रहे हैं हर कोई, तो पॉलिटिकल पार्टीज के अपने लोभ मुनाफे हैं, वो बार बार इसमें उलझेंगे। लेकिन जब एक राजनीतिक जमीन तैयार होगी कि हम सरकार से बातचीत नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने मुद्दों को उठा रहे हैं, क्योंकि सरकार तो हमारे जरिए ही बनती है, और अगर वी द पीपल फॉर द पीपल वाला हिसाब अगर मान के आप चल रहे हैं तो इसके मतलब बहुत साफ हैं कि जनता अगर कलेक्टिव वे में एक साथ अपने मुद्दों को लाकर सिर्फ एक जगह पर उठा रही है तो इस देश की मीडिया भी कितने दिन तक आंखें मूंदे रहेंगी। उसे उस जमीन को पास जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उस जमीन में भी वह मीडिया नहीं देखा जाएगा जो मीडिया सिर्फ सरकार की बोली बोलता हो। लेकिन जैसे ही आप सरकार से लड़ने लगते हैं तो लगता है देश में डेमोक्रेसी है, आपको लड़ने का स्थान मिल गया। पॉलिटिकल पार्टीज का भी संकट यही है कि ये समझ नहीं पाए कि पार्लियामेंट के भीतर जाकर भी इनके डेमोक्रेटिक राइट सुरक्षित नहीं रहेंगे। बहरहाल लौटिए उस राजनीतिक जमीन पर। तेलंगाना में तकरीबन 34,81,000 किसान, आंध्र प्रदेश में 51,17,000 किसान जो कि सीमांत किसान हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की भूमि है। ये हम पूरी फहरिस्त बतला रहे हैं। इस देश के भीतर में कुल 14 करोड़ में से 8,46,48,328 किसान सीमांत किसान हैं। अगर इस 8 करोड़ में से इस देश के भीतर में
10-20% भी किसान अगर एक आंदोलन की जमीन इस देश की लोकतांत्रिक परिस्थितियों को जीने के हक के साथ बना लें तो बहुत साफ है कि फिर वो कहीं ना कहीं इस देश का ग्राउंड जीरो होगा, वही पार्लियामेंट होगी। और जब पार्लियामेंट भी शुरू हो तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज जो कांग्रेस है या लेफ्ट है या समाजवादी पार्टी है या आरजेडी है या बीएसपी है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या अकाली दल है, उनकी नेता ने तो इस्तीफा ही इसलिए कह दिया कि किसानों के हक के ये खिलाफ है, तो अकाली भी उसी जमीन पर जाएंगे, वो पार्लियामेंट में क्यों जाएंगे? यानी एक ऐसी परिस्थिति इस देश में हर पॉलिटिकल पार्टीज के लिए रास्ता खोलेगी जो इस देश में कह रहा है कि संघीय ढांचे को डिस्टर्ब किया जा रहा है, जो इस बात का जिक्र कर रहा है कि हमारे हक को भी केंद्र सरकार नहीं दे पा रही है, जो टैक्स वसूला गया हमारे स्टेट से वह जीएसटी का पैसा और डायरेक्ट टैक्स का पैसा भी हमको नहीं दिया जा रहा है, सेस का हिस्सा भी नहीं दिया जा रहा। हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है। तो यहां पे बहुत साफ है कि आपको कलेक्टिव होके एक ऐसी राजनीतिक जमीन बनाने की जरूरत है जो चुनाव लड़ने नहीं जा रही है, लेकिन इस देश की सांस्कृतिक, सामाजिक, संवैधानिक परिस्थितियों को उस जगह पर जिंदा रखना चाहती है। और यह लड़ाई की शुरुआत यहां से होती है, जिस एक जमीन पर, इसका मतलब है कि दूरस्थ इलाके में जिसके सामने, चाहे वो पश्चिम बंगाल का मुद्दा हो, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे वो केरल का मुद्दा हो, चाहे तमिलनाडु का मुद्दा हो, वहां का किसान, वहां का मजदूर, वहां का युवा, वहां का टेक्नोक्रेट, वहां का छात्र, वहां का बैंकिंग सर्विस वाला, वहां कोई भी शख्स है देश के भीतर का, वह उठ के इस जमीन पर आए और बताए कि उसका यह प्रॉब्लम है। सारे प्रॉब्लम्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इस देश के भीतर में। मुश्किल यह है कि हर प्रॉब्लम जुड़ा हुआ जरूर है, लेकिन सब बिखर गया है। और देश की आर्थिक स्थिति जब डामाडोल है, क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति जब हम आपसे कहते हैं डामाडोल है, तो इसका मतलब है कि इस देश के भीतर में इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ठीक अगर नहीं होगा तो फिर कोई भी संस्थान ठीक नहीं चल पाएगा। क्योंकि उसका एक हिस्सा हम आपको बतलाते हैं जिससे चीज़ें और समझ पाएंगे। क्योंकि पहला क्वार्टर जो था, जो अप्रैल मई जून का था, वो -23.9 था। जुलाई अगस्त सितंबर का जो आया वो -7.5 हुआ। मैथमेटिक्स की दृष्टि से लगता है कि काफ़ी चीज़ें सुधर रही है, लेकिन इसके भीतर जब आप घुसते हैं तो आप देखिए, कंस्ट्रक्शन एंड ट्रेड -8.6%, होटल एंड रेस्तरां -15.6%। ये लोगों के सामने रोजगार का मुद्दा होगा, कमाई का मुद्दा होगा। ये कहां जाएंगे? अपनी जगह पर आवाज उठाएंगे, कोई मायने नहीं रखेगा। लेकिन दिल्ली के चारों तरफ अगर जो किसान आके बैठे हुए हैं, अगर वो एक राजनीतिक जमीन में तब्दील हो गई, हम उसको कॉन्स्टिट्यूशनल लैंड कहेंगे, एक संवैधानिक जमीन है वो, उस जमीन पर आकर अपनी बात कहिए। एग्रीकल्चर को छोड़कर कोई भी ऐसी सेक्टर नहीं है इस देश के भीतर में जो पॉजिटिव रहा हो। सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर है इस जीडीपी में जो +3.5 रहा है, बाकी सभी माइनस में है। और हर तरीके से जब माइनस में आते हैं तब आप सोचिए, इस देश को जो लोग चला रहे हैं उनका जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पैसा है, डिफेंस और दूसरी सर्विस में जो पैसा खर्चा होता है, या फिर गवर्नमेंट का जो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, वह भी बढ़ गया है। पैसा आ नहीं रहा है, एक्सपेंडिचर बढ़ गया। जैसे जून के क्वार्टर में वो 16.4% था, बढ़ा हुआ, जितना होना चाहिए था उससे 16.4% बढ़ गया। जो सितंबर का क्वार्टर है, यानी जुलाई अगस्त सितंबर का जो क्वार्टर आया है, उसमें बता रहा है कि ये -22.2% तक चला गया है। यानी कमाई हो नहीं पा रही है, वो सिकुड़ गई है लगभग 20-22%। और आप खर्च लगातार जो कर रहे हैं वो खर्च तो करना पड़ेगा आपको। वह खर्च भी आप कैसे आने वाले वक्त में कर पाएंगे? तो उस इकोनॉमी को संभाल पाने की स्थिति में आप है या नहीं है। इसको इस रूप में भी समझिए कि जो रेवेन्यू टारगेट था, जो पैसा सरकार के पास आना चाहिए था, वो अक्टूबर तक का टारगेट था लगभग 46.2%। जो बजट, मान लीजिए 100 रुपए का बजट बनाया गया, अक्टूबर तक सरकार के पास 46 रुपए 20 पैसे आने चाहिए थे, लेकिन सरकार के पास पैसे कितने आए? 34 रुपए 20 पैसे। यानी लगभग उसमें भी 12% की मुश्किल आ गई है। सरकार के पास पैसा आ नहीं रहा है, सरकार का एक्सपेंडिचर सरकार को चलाना है, बाकी एक्सपेंडिचर के लिए पैसा नहीं है। पैसे की उगाही के लिए ये सरकार ये कानून लेकर आई है। इस कानून को सरकार कैसे कह देगी कि ये गलत है? तो जो आंदोलनकारी हैं उनके सामने एक मौका है इस देश को एक साथ जोड़ने का, इस देश से जुड़े हुए हर मुद्दे का। उस मुद्दे के दायरे में अगर आप चाहते हैं तो ईवीएम को भी ले आइए। अगर आपको लगता है इस डेमोक्रेसी को ईवीएम के जरिए हड़प लिया गया है, तो ईवीएम का मुद्दा भी वहीं पर आएगा। और जनता जब जुड़ती चली जाएगी, और परिस्थिति तो
क्या वो रामलीला मैदान है और क्या जंतर मंतर है, वो उसी जमीन में सिमटा जाएगा। फिर आपको लाल किले और रामलीला मैदान या जंतर मंतर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनता का जुड़ाव जिस भी जगह पर होगा वही आंदोलन की जमीन होगी। अगर उसका विस्तार होते जा रहा है, लोग जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि इस देश के भीतर में हर जगह अपने मुद्दों से परेशान हर तबका है और उनकी तादाद लाखों में है। चाहे वो आंगनबाड़ी से जुड़ा हुआ हो, चाहे शिक्षकों का संकट हो, चाहे बेरोजगार युवकाओं का संकट हो, चाहे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का संकट हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन से जुड़े मजदूरों का, किसी भी परिस्थिति में जोड़िएगा तो सबको एक जगह जोड़ने का मौका पहली बार इस किसान आंदोलन के जरिए मिला है। तो किसान आंदोलन अपने आप में खुद को सिर्फ किसानी से ना जोड़े, इस देश की बैंकिंग परिस्थितियों को भी समझिए। इस देश के भीतर में कितना कितना पैसा दे दिया गया अलग अलग सेक्टर को। अगर आपको मैं जरा सी उसमें वक्त लगाइए और उसमें कभी रुचि जागृत हो तो सोचिए, सबसे बड़ा बैंक है SBI। अब आप सोचिए कि इस देश के किसानों पर जितना बोझ कर्ज के तौर पर नहीं है, या सरकारों ने जो कहती है हम दे देते हैं पैसा, किसान सम्मान निधि में दे देते हैं, इसमें देते हैं तो उसमें देते हैं, उससे भी ज्यादा पैसा सिर्फ SBI ने, बाकी बैंकों का जिक्र हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पावर सेक्टर में तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए पैसे दिए हैं। वसूली नहीं कर पाया है, पैसे दिए हैं। इलाहाबाद बैंक ने पावर सेक्टर में 4,958 करोड़ रुपए दिए, आंध्रा बैंक ने 14,586 करोड़ रुपए दिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने पावर सेक्टर को 18,000 करोड़ का दिया है, इंडियन ओवरसीज बैंक ने 13,000 करोड़ रुपया दिया है, पंजाब नेशनल बैंक ने 35,000 करोड़ रुपया दिया है, यूको बैंक ने 11,000 करोड़ रुपया दिया है सिर्फ पावर सेक्टर को, जो किसानों की तुलना में कई गुना ज्यादा बैंकों ने उनको पैसा दिया, उनसे वसूला नहीं। और यहां पर हम किसानों की कर्ज माफी तो दूर की बात है, उनके लिए हम एग्रीकल्चर करने के लिए ना सिंचाई की व्यवस्था ठीक कर पाते हैं, ना मुफ्त में बीज दे पाते हैं, ना हम खाद दे पाते हैं, और वो जिस फसल को उपजाते हैं उस फसल की कीमत जो न्यूनतम है वह भी देने को तैयार नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमारी इकोनॉमी अब पूरी तरीके से कैसे डामाडोल है, ये बैंकिंग सेक्टर से समझिए। 5 सेक्टर, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, पावर जनरेशन, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, कोल एंड माइंस, इसको सबसे ज्यादा लगभग 5 लाख करोड़ इस बैंक के जरिए NPA जो बनता है वो इन्हीं सेक्टर का बनता है। हम इन बातों का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुश्किल स्थिति इस देश के हर किसी के साथ है, और यह तो पहली बार है कि पार्लियामेंट से निकला हुआ विधेयक इस देश के किसानों के अगर खिलाफ है और सत्ता कह रही है नहीं वो हक में है, तो ये किसान इस देश के तय करें, अपने आप को बांटे नहीं। और अगर किसान तय करने लगे और फिर उसके बाद धीरे धीरे इस देश के अलग अलग प्रांतों के जो भी मुद्दे हैं अगर वो सब कलेक्टिव होते चले जाएंगे, तो फिर इसका मतलब है कि सौराष्ट्र जो गुजरात में आता है वहां के किसानों की जो मुश्किल स्थिति है वहां पर फिर वही पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ने की स्थिति में आ पाएगी या जीतने की स्थिति में आएगी जो उनके हक में होगी। अन्यथा चीजें बटेंगी तो सौराष्ट्र में भी वही बीजेपी जीतेगी जो किसानों को लेकर कह रही है हम सही हैं, किसान कह रहा है गलत हैं आप। या फिर जो मंदसौर में हो गया, मंदसौर में गोलियां चली, 5 किसान तक मर गए, लेकिन फिर बीजेपी वहीं से चुनाव जीतती है। क्यों जीतती है? क्योंकि चीजें बटी हुई है। पॉलिटिकल तौर पर हम लोग अगर सोचेंगे कि सब एक हो जाए, ये संभव नहीं है, क्योंकि नेताओं के सरोकार इस देश की जनता के साथ नहीं है। पहले आप सोच लीजिए, चाहे वो MLA हो या MP हो, उसकी संपत्ति को देखिए, उसकी संपत्ति का कोई जुड़ाव आपके साथ नहीं होगा। वो करोड़पति है, रईस है, दुनिया भर के अधिकारों से लैस है, विशेषाधिकार है, और उसमें ये पॉलिटिकल पार्टीज में चीज़ों को बांटिए मत कि ये इस पार्टी का है तो ठीक हो जाएगा, वो उस पार्टी का है ठीक हो जाएगा। जी नहीं, इनके अपने बिजनेस एक लकीर के ऊपर सबके बिजनेस चलते रहते हैं। कोई 100 करोड़ का घर कहीं खरीद लेता है, वो कांग्रेसी ही क्यों ना हो, बीजेपी वाला कहीं पर अपने तरीके से चीज़ों को अपने अनुकूल क्यों ना कर लाओ। तमाम प्रोजेक्ट्स के भीतर में इस देश में देखिएगा तो पॉलिटिकल नेताओं से जिसके नेक्सस होंगे उनको हर जगह लाभ मिलते चला जाएगा। तो जनता कहाँ है? पहली बार मौका इस देश के किसानों को मिला है कि इस देश की एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल लैंड को क्रिएट कर दे जिस कॉन्स्टिट्यूशनल लैंड पे इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही जो जनता के हक और अधिकार हैं उसको इंप्लीमेंट करने की मांग की जाए। क्या यह संभव है?
क्योंकि बातचीत से कुछ नहीं निकलेगा। सबको पंजाब और हरियाणा वापस लौटना पड़ेगा, कुछ को उत्तर प्रदेश से आए उन्हें वापस लौटना पड़ेगा, कुछ राजस्थान से चलकर आए हैं उन्हें वहां से लौट जाना पड़ेगा। लेकिन आंकड़े और फहरिस्त बहुत साफ बताते हैं कि यह मौका बातचीत करने का भी नहीं है। बातचीत से जब निकलेगा नहीं तो बातचीत आप क्या कीजिएगा। यह मौका एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल लैंड को बनाने का है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीजें दर्ज है, जो रोजगार को लेकर दर्ज है, जो पर्यावरण को लेकर दर्ज है, जो मजदूरी को लेकर दर्ज है, जो हेल्थ सेक्टर को ले, सारी चीजें मौजूद है कॉन्स्टिट्यूशन में। ऐसा नहीं है कुछ मौजूद नहीं है, सारी चीजें मौजूद हैं। उन्हीं चीजों को लागू किया जाए, हम तभी अपने अपने घरों को लौटेंगे, नहीं तो ये चीजें बनी रहेंगी 2024 तक। क्या यह संभव है? क्योंकि 24 में ही इलेक्शन होना है देश में लोकसभा का, उससे पहले तो होना नहीं है। लेकिन क्यों संभव नहीं है? और इस देश के भीतर में दो दो रोटी घर घर से जब जुगाड़ होनी शुरू होगी, अभी तो पंजाब से आ रहा है, कल कहीं और से आएगी, ये देश चला लेगा अपने आप को। जब एक प्रधानमंत्री के कहने पर यह देश उपवास कर सकता है जय जवान जय नारे के साथ, तो इस देश के भीतर में जब जवान और किसान खुद सोच लेगा, क्योंकि किसानी से हटकर इस देश के परिवार कहां है? 72% परिवार तो किसानी से ही जुड़ाव है। वो चाहे बड़े ब्यूरोक्रेट हों, चाहे सेना के अफसर हों, चाहे पुलिस के हो या चाहे पॉलिटिक्स में हो, सब कोई तो किसानी से ही निकला हुआ है। एक मौका मिला है अलग अलग मुद्दों को एक साथ करके एक जगह लाकर एक ऐसी परिस्थिति बनाने का जिसके जरिए इस बात का जिक्र हो सके। अन्यथा आप राजनीति में फंसे रहेंगे तो उसका अंत क्या होगा? उसका अंत यह होगा, आप सोचेंगे अच्छा दुष्यंत चौटाला क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं, वो तो किसानों की राजनीति करते हैं। साहब वो अगर इस्तीफा दे देंगे वहां पर सरकार संकट में आ जाएगी। दुष्यंत चौटाला किसी भी करप्शन के चार्ज में कल को जेल में होंगे, वो क्या करेंगे? जेल में जाएं कि सरकार में बैठे रहें, सुविधा भोग करते रहें? सुविधा भोग करते रहेंगे, यही उनके लिए अनुकूल चीज है। और जब सत्ता पक्ष को इस बात का डर नहीं है कि वो चुनाव में हार जाए, तो जो मुद्दे लगातार उठ रहे हैं, किसी भी डेमोक्रेसी को हड़पने को लेकर जो ईवीएम पर आरोप लगाए जाते हैं, सारे मुद्दे उसी जगह पर लेकर आइए ना। इस देश के भीतर में अगला चुनाव कैसे हो, इस पर भी चर्चा हो जाएगी वहां पर। और जब वहां पर होगी तो वहां पर एक नया मैनिफेस्टो इस देश का तैयार होगा, जो बतलाएगा आपको कि हमें किसानों के लिए ये हक चाहिए, मजदूरों के लिए ये चाहिए, न्यूनतम मजदूरी ये होनी चाहिए, इंडस्ट्री इस रूप में काम करेंगे। ये देश आत्मनिर्भर भी तुरंत हो जाएगा। इस देश के जो 2 नारे मौजूदा वक्त के प्रधानमंत्री ने दिए वो शानदार नारे हैं। सबका साथ सबका विकास। इस देश में सक्षमता है, आत्मनिर्भरता इस देश में सक्षमता है, वो ये दोनों चीजों को पूरा कर सकता है। लेकिन सिर्फ उसके लिए एक ईमानदार स्थितियां चाहिए, जो राजनीतिक तौर पर सत्ता पाए हुए सत्ताधारी नहीं कर रहे हैं और नहीं करेंगे। क्योंकि सत्ता पाने की जो तिकड़में हैं वो जनता से जुड़ी हुई नहीं है, वो पैसे, करप्शन और बाहुबल से जुड़ी हुई है। अब आप क्या कर लेंगे? उसमें आपने ईवीएम में बीच बीच में घुसा देते हैं। सोचिए इस पर जरूर। ये एक मौका है किसान आंदोलन के जरिए इस देश के भीतर में एक कॉन्स्टिट्यूशनल लैंड बनाने का, जिसमें सारे देश के मुद्दे आते चले जाएंगे और जुड़ते चले जाएंगे। और फिर देखिएगा स्थिति इस देश के भीतर में कुछ और होगी। कोई आपको यह नहीं कहेगा कि आंदोलन खत्म कीजिए तो हम बातचीत करेंगे, क्योंकि आप ही हैं सब कुछ। ये जिस दिन आप मानने लगेंगे उस दिन चीजें, सारी चीजें अनुकूल हो जाएंगी। आप ही के पैसे पर यह सरकार चल रही है, आप ही के पैसे पर जो निकल के आ रहा है वो रोड शो जो हो रहा है ना तेलंगाना और हैदराबाद के इलाके में, वो जनता के ही पैसे पर रोड शो हो रहा है। हर चीज जनता के पैसे पर, चाहे वो हवाई जहाज की उड़ान हो, चाहे बड़ी गाड़ियों में घूमना हो, चाहे लुटियंस की दिल्ली में बड़े बड़े आलीशान जो घर बने हुए हैं जो मंत्रियों को दिए गए हैं, वो सब सारा खर्चा जनता का ही है। इस देश के कॉरपोरेट्स भी जनता के पैसे को लेकर ही मस्ती में हैं। बैंकों से पैसे की उगाही करके एनपीए को बढ़ाते चले जाना और उसको रईसी में डूबे रहना, जनता का ही पैसा है वो। इस बात को समझ लीजिए। और ये मौका किसानों के सामने है, फैसला किसानों को लेना है। पहली जमीन, वो पहली नींव डालें। सभ्यता में भी तो पहली नींव खेती से ही पड़ी थी, तो क्या दिक्कत है? किसान इस देश में एक राजनीतिक नींव डालें जो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंड पर खड़ी हो, उसके बाद देखिए स्थिति बदल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।